वेलकम एवरीवन टू ज्ञानी सीए, ज्ञान एट योर फिंगर टिप्स। और मैं हूं सीए वरुण, जो लेके आया हूं आपके लिए इकोनॉमिक टाइम अपडेट फॉर 30 अगस्त 2023। मेरी ये वीडियो उन सब लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है जो नॉलेज चाहते हैं स्टॉक्स रिलेटेड, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिलेटेड, बिजनेस अपडेट्स, मार्केट अपडेट्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले की ब्रीफ एरियाज बता देता हूं जो आज की न्यूज़पेपर में डिस्कस हुए हैं। सबसे पहला, महिंद्रा एंड महिंद्रा की वीसी आर्म जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, उसमें पराग शाह जो एमडी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है। सल्फर की प्रेजेंस पाई गई है मून के ऊपर, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो सकती है चंद्रयान 3 की। हाई यूएस इंटरेस्ट रेट, प्राइवेट सेक्टर क्या इन्वेस्टमेंट ला सकता है, एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू आया है निर्मला सीतारमन का। काफी सारे एस्पेक्ट्स पे उन्होंने अपने व्यूज दिए हैं, जैसे G20 समिट, Q3 और आगे की प्रोजेक्शन, कैसा जीडीपी हमारा दिख सकता है, इन्फ्लेशन के बारे में बात करी है, डिक्रीज इन गुड्स एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं उसके बारे में बात करी है, एफडीआई की डिक्लाइन के बारे में बात करी है, यूएस इंटरेस्ट रेट, इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप पे जो लाइसेंस लगाया गया, काफी टॉपिक्स करे हैं, आगे चल के समझेंगे। थोड़ा सा G20 समिट के बारे में बात करेंगे, कहां पे हेल्ड होने वाला है, कब हेल्ड होने वाला है। फार्म इजी की न्यूज आई है जो अपना राइट इशू लेके आ रही है, समझेंगे उस न्यूज के बारे में। एक न्यूज निकल के आ रही है कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आईटी फर्म्स में, हमें पता है कि काफी सारे लोगों को निकाला जा रहा है। सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है नई नई जॉब ढूंढ रहे हैं। फेस्टिव सीजन आने वाला है तो इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज आ गई है कि कार इन्वेंट्री ऑल टाइम हाई पे है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए अच्छी न्यूज है। उज्ज्वला स्कीम के बारे में बात करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी और रोड्स के ऊपर कैपिटल आउटले जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, क्रिसिल रिपोर्ट की एक रिपोर्ट आई है, काफी बढ़ चुका है, 33%, बढ़ भी सकता है आने वाले 2 सालों में। सॉफ्ट बैंक 1.17% अपना स्टेक जोमैटो में क्विट कर सकता है। एक बहुत बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से जोमैटो का स्टॉक प्राइस कम और गिर भी सकता है। बैड बैंक, हमारे गुड बैंक्स बनाने के लिए एक बैड बैंक जो बनाया गया, जो मर्ज होने वाला है आईडीआरसीएल के साथ, उसके बारे में एक न्यूज आई है, वो भी जानेंगे। टॉप मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अभी ऑल टाइम हाई है। मैं अपनी भी आपको एक राय दूंगा कौन कौन से स्टॉक्स आप आने वाले समय में खरीद सकते हैं जो आपको दे सकते हैं 20 से 30% रिटर्न काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में, लाइक 3 मंथ्स के अंदर अंदर। इसके बाद नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। कौन इशू कर रहा है? क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और जीएमआर गोवा एयरपोर्ट रेस कर रहे हैं, बात करेंगे इसके भी न्यूज़पेपर में। जियो का कैपेक्स काफी कम होने वाला है FY25 में, क्यों होने वाला है बात करेंगे। मेन रीजन है 5G रोल आउट खत्म होने वाला है दिसंबर 23 तक। एयरटेल युगांडा, एयरटेल की एक आर्म जो युगांडा में ऑपरेट करती है, सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली है युगांडा की पूरी हिस्ट्री में। बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है एयरटेल कंपनी के लिए। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव की बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बढ़िया ल्यूक्रेटिव ऑफर लाने वाली है। एक और बहुत बड़ी न्यूज जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में काफी तेजी देखी जा सकती है। आईटी सर्विसेज की ग्रोथ प्रोजेक्ट करी जा रही है, लेस देन हाफ हो जाएगी टू 3 to 5%, जो एक बैड न्यूज है आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए। एप्पल का एक मेगा इवेंट होने वाला है, तो जो भी मेरे दोस्त आईफोन 14 लेने वाले हैं रुक जाइए, आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है सितंबर 12 को। टाटा पावर की एक ग्रीन आर्म है जो डील साइन करने वाली है आनंद ग्रुप के साथ, एक बहुत बड़ी न्यूज है। डिज्नी हॉटस्टार जो एशिया कप के राइट्स ले चुका है ब्रॉडकास्टिंग के, उसको बहुत डिफिकल्टी आ रही है एडवर्टाइजर ढूंढने में, बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेज नंबर 1 से। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग से, इकोनॉमिक टाइम्स में पेज फर्स्ट पेज पे कवर हेड पे बात करी गई है M&M जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की वीसी आर्म के हेड थे पराग शाह, उन्होंने क्विट कर दिया वीसी फर्म। निर्मला सीतारमन का जो इंटरव्यू आया है, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स के बारे में, G20 समिट और बहुत सारे टॉपिक्स आगे कवर करे हैं, नीचे इसको डिस्कस करेंगे किस तरीके से इकोनॉमी में वो इंपैक्ट देती हैं, आने वाला क्वार्टर वो कैसा एक्सपेक्ट कर रही हैं, हायर यूएस इन्फ्लेशन रेट्स के इंडिया में क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, सब डिस्कस करेंगे। G20 लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। G20 की हम बात करते हैं, बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट मैं बोलूंगा इंडिया के लिए, जहां पे बहुत सारे 20 नेशंस के एक्सपैट्स, फॉरेन ऑफिशियल्स को इंडिया होस्ट कर रहा है, जो हेल्ड होने वाला है कहां पे? दिल्ली के अंदर। कब से कब होने वाला है? सितंबर 8 से 10। तो इसके ऊपर न्यूज आ गई है कि भैया क्योंकि G20 का एक बहुत बड़ा इवेंट है तो दिल्ली पूरा शट रहेगा, कोई भी शॉप नहीं खुलेंगी, प्राइवेट
ऑफिसेस को भी वर्क फ्रॉम होम की गाइडलाइंस दे दी गई हैं, स्कूल्स बंद रहेंगे, शॉप्स बंद रहेंगी। तो ये एक बैड न्यूज है बहुत सारे मीडियम और मीडियम टू स्मॉल ट्रेडर्स के लिए जो दिल्ली में ऑपरेट करते हैं। उसी के अलावा ये एक बहुत अच्छी न्यूज है ट्रैवल एजेंसीज जैसे मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, थॉमस कुक, जिनको बहुत सारे ऑफर आ चुके हैं टूरिज्म के इंडिया से रिलेटेड। तो ये थी G20 का लॉन्ग वीकेंड है, जिसके लिए कुछ लोगों के लिए, ट्रैवल कंपनीज के लिए खुशी की बात है, वहीं ट्रेडर्स ऑन दी एज हैं। तो एक मिक्स्ड बैग है। इसके बाद अगली न्यूज जो आ गई है, फार्म इजी की न्यूज आई है, जहां पे गोल्डमैन सैक अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहता है। जल्दी से एक बार मैं आपको समझाता हूं क्या है फार्म इजी की न्यूज। सबसे पहले समझते हैं फार्म इजी की। अगर मैं बात करूं क्या है फार्म इजी, इंडिया का वन ऑफ द जाइंट यूनिकॉर्न है, जिसकी रिसेंट वैल्यूएशन 4.4 बिलियन डॉलर थी, जो पीक टाइम पे 5.6 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी, विच अराउंड 240,000 करोड़। इंडिया का स्टार्टअप 2014 में फाउंड किया गया था। क्या करता है फार्म इजी, एक ऑनलाइन फार्मेसी है। आप जाएंगे, इसकी ऐप डाउनलोड करेंगे, आप इसकी ऐप से मेडिसिन खरीद सकते हैं, जो मेडिसिन बेचती है। आप टेस्ट वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ओटीसी फार्म स्यूटिकल्स, टेली हेल्थ, ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट देती है। क्या इसकी न्यूज निकल के आ रही है, इतना एक्सपैंड कर रही है फार्म इजी कि वो एक अपना एक राइट इशू लाने वाली है। आपका सवाल आएगा राइट इशू क्या होता है। देखो, हर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स, हर एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उस कंपनी के मालिक होते हैं शेयर्स होल्ड करके। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको जब एक कंपनी फर्दर शेयर्स ऑफर करती है, उसको राइट इशू कहते हैं। तो फार्म इजी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को फिर से शेयर्स इशू कर रही है। कितने रुपए के, 424 मिलियन डॉलर्स के, विच अप्रोक्सीमेटली अमाउंट्स टू 3500 करोड़। तो एक बहुत बड़ा राइट इशू फार्म इजी लेके आ रही है। तो यहां पे एक न्यूज आ रही है गोल्डमैन सैक्स, जिसका बहुत आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो इन्वेस्टमेंट्स करता है, लोन देता है, अपनी खुद की जो इन्वेस्टमेंट करता है, लोन देता है, और अपनी खुद की उसकी बहुत बड़ी आर्म है इन्वेस्टिंग की। उसने 300 मिलियन डॉलर का लोन दिया था फार्म इजी को, जिसके बदले में अब उनकी विश है कि 38 टू 40 मिलियन डॉलर उनका जो डेट है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा वो क्यों कर रही है, क्योंकि जो रिसेंट राउंड की वैल्यूएशन जिसपे राइट इशू आ रहा है वो बहुत ही कम है, आधे से भी आधा हो चुका है। 500 टू 600 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन मिली है, बहुत बड़ा डाउन राउंड है। दिस इज ड्यू टू दी फंडिंग विंटर जो इंडियन स्टार्टअप्स फेस कर रहे हैं। तो करंट वैल्यूएशन 4.4 बिलियन डॉलर से सीधा 500 टू 600 मिलियन डॉलर की उसको वैल्यूएशन मिल रही है, जो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से। तो ये फार्म इजी की न्यूज आ रही है। अभी तक फार्म इजी गोल्डमैन सैक्स को हर क्वार्टर में 30 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट करती है, तो इसलिए इक्विटी देंगे तो इंटरेस्ट पे आउट से वो बच सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है, हमने समझ ली कार इन्वेंट्री ऑल टाइम हाई है। क्यों कर रही हैं ऐसा कार कंपनीज, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है और उनका मानना है कि दिवाली और इन सीजन्स में बहुत ज्यादा इन्वेंट्री की सेल होने वाली है, और कोई भी अपना किसी भी बायर को भेजना नहीं चाहता ड्यू टू सो मेनी लीड टाइम कि उनको इन्वेंट्री मिले ही ना। ठीक है, बिग फिश लैंड, टेक टैलेंट्स में हमें पता है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स काफी छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, वही चाइना के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मणिपुर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी सी स्कीम के बारे में बात करते हैं, उज्ज्वला स्कीम के बारे में बात करते हैं। क्या है उज्ज्वला स्कीम? सबसे पहले देखो, उज्ज्वला स्कीम जो है 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, जो एक्सेस देती है क्लीन कुकिंग फ्यूल। कैसे? एलपीजी प्रोवाइड करती है, किनको प्रोवाइड करती है? जो गरीब लोग होते हैं, बिलो दी पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, उनको एलपीजी प्रोवाइड करती है। अभी तक बात करूं, 10.35 करोड़ बेनिफिशियरीज, 10.35 करोड़ बेनिफिशियरीज को लाभ हो चुका है उज्ज्वला स्कीम का, विच इज अराउंड 7 to 8% ऑफ आर पॉपुलेशन। और अब इस उज्ज्वला स्कीम में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, 200 रुपीज पर सिलेंडर रिडक्शन हुआ है प्राइसेस में। तो जो भी लोग उज्ज्वला स्कीम में, सही समय है, अब आप अपने सिलेंडर्स खरीद सकते हैं। दिल्ली का प्राइस बोलूं तो 703 रुपीज में मिल रहा है, जो नॉर्मल अराउंड 1500 तक जाता है, विच इज इक्वली हाफ। तो ये हमारी उज्ज्वला स्कीम आई है। प्राइस कट हो चुके हैं एलपीजी के बाय दी गवर्नमेंट, 10.35 करोड़ को बेनिफिशियरी इसकी मिल जाती है। अगली एक न्यूज आ रही है, हमें पता है कि दिवाली के टाइम बहुत पॉल्यूशन हो जाता है दिल्ली एनसीआर में, तो हरियाणा बोल रही है वी आर टारगेटिंग जीरो बर्निंग दिस टाइम, एंड पंजाब एम्स एट रिड्यूसिंग फार्म फायर्स बाय 63%।
20%। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज समझते हैं। नेक्स्ट न्यूज मार्केट के बारे में एक बार बात करते हैं। बैड बैंक्स चेयरमैन रिजाइन्स आफ्टर प्रपोजल टू मर्ज विद आईडीआरसीएल। क्या है ये बैड बैंक, जानते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा 2021 के अंदर बजट आया था, निर्मला सीतारमण जी ने स्पीच दी थी कि हम लोग सारे के सारे बैंक्स का बैड लोन लेकर एक बैड बैंक बनाएंगे और सभी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो एनपीएस फेस कर रहे हैं उनके गुड एसेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या है ये बैड बैंक? एनएआरसीएल को बोलते हैं बैड बैंक, जो 2021 में जन्म हुआ था, जो है नेशनल एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्या करती है, कैसे करती है, समझते हैं। निर्मला सीतारमण का कहना है कि 2 लाख करोड़ के एनपीए गुड एसेट में कन्वर्ट हो जाएंगे इस बैड बैंक एनएआरसीएल के द्वारा। क्या करता है समझते हैं, एक बार आपको समझाता हूं कैसे ये काम करता है। कमर्शियल बैंक्स का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी अगर कमर्शियल बैंक है, लेट सपोज आईसीआईसीआई है या फिर लेट सपोज हमारा एसबीआई है। अगर एसबीआई का लेट सपोज एसबीआई से लोन लिया था, नीरव मोदी ने एसबीआई से लोन लिया 1 लाख करोड़ का, तो वो एनपीए जो उनका हो चुका है वो एनपीए अपना किसको दे देंगे? बैड बैंक को दे देंगे, एनएआरसीएल को। और एनपीए को गुड एसेट में बदलने की जिम्मेदारी बैड बैंक की आ जाएगी, एनएआरसीएल की। कैसे वो करेगा? वो जो एनपीए होगा नीरव मोदी का, वो एक म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे, लोअर प्राइस पे बैड बैंक गुड बैंक से ले लेगा, मतलब कमर्शियल बैंक से ले लेगा। लेट्स सपोज 1 लाख करोड़ का एनपीए है, तो एनपीए जो है एनएआरसीएल उनसे ले लेगा लेट्स सपोज 80,000 करोड़ का। अब एनएआरसीएल उनको 15/85 स्ट्रक्चर में पैसे देता है, मतलब 15% जो पैसा है एनएआरसीएल कैश में बैंक को दे देता है। तो बैंक के मजे ही मजे हो जाते हैं, और बाकी जो 85% होता है उसके बदले में वो उनको सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करता है। और सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या होती है? जिसमें उनको टाइमली पेमेंट्स दी जाती है बैंक को, जैसे जैसे उनका पैसा रिकवर होता है। अब एनएआरसीएल जो है वो एक आर्म के साथ काम करता था, जो थी आईडीआरसीएल। आईडीआरसीएल क्या होती है? इंडिया डेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो एक एजेंट है, रेजोल्यूशन एजेंट है एनएआरसीएल का। तो ये लोग क्या करते थे? आईडीआरसीएल एक रेजोल्यूशन एजेंट की तरह काम करता है। आप कह सकते हो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एक बायर ढूंढ के लाता है। इसका एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आज के इकोनॉमिक टाइम्स में आपको समझाऊंगा। तो आपका नीरव मोदी का जो भी लोन है उसके लिए बायर्स ढूंढेगा आईडीआरसीएल। तो उन बायर से जो भी पैसा आएगा उस पैसे से ये सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की पेमेंट करते हैं कमर्शियल बैंक को। तो ये बहुत बड़ा चेंज था जो हमारी बैंकिंग सेक्टर को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने लाया था। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि ये जो एनएआरसीएल था ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता था, आईडीआरसीएल एक एजेंट की तरह से एक्ट कर रहा था। अब आईडीआरसीएल ने बोला था कि भैया हमें इशू हो रहा है क्योंकि एनएआरसीएल अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि एनएआरसीएल ने बोला था कि हम 3 लोन अकाउंट्स उन्होंने अभी तक लिए थे 10,387 करोड़ के अगेंस्ट जो उनका 50,000 करोड़ का टारगेट था। तो 1/5 अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए हैं, जिसकी वजह से आईडीआरसीएल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास गया था, निर्मला सीतारमण जी के पास गया था कि हम एक इंडिपेंडेंट आर्म बना दो, हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक बार आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता देता हूं कैसे ये काम कर रहा है एनएआरसीएल। लेट सपोज हमारा ये देखो, एनएआरसीएल की एक बहुत अच्छी न्यूज भी थी। एक हमारे बायर थे, ठीक है, हमारे बोरोवर थे एसएसए इंटरनेशनल लिमिटेड, सैमटेक्स फैशन। इन लोगों ने क्या किया? एक बैंक से लोन लिया। अब उस बैंक को इन्होंने पैसे नहीं दिए और उसका हो गया एनपीए। एनपीए बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट जो हमें कुछ भी परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। अब उस एनपीए के बदले में 13 करोड़ के एनपीए में के बदले में बैंक किसके पास गया? बैंक गया एनएआरसीएल के पास। अब बैंक जब एनएआरसीएल के पास पहुंचा तो एनएआरसीएल ने 13 करोड़ का एनपीए अपने पास रख लिया, उसके बदले में 15% पैसा बैंक को दिया और 85% के सिक्योरिटी रिसिप्ट दे दिए। अब जो 13 करोड़ पैसा था बैंक उसको रिकवर करती है। कैसे करती है? अभी एक बहुत बड़ी आ गई है उपलब्धि। अगर किसी को भी घर खरीदना है ग्रेटर नोएडा में तो 37 लाख में मिल रहा है 1470 स्क्वायर फीट। एनएआरसीएल बेच रही है 28 लाख का बेच रही है। 1070 स्क्वायर फीट जो है 110 गज और 160 गज। तो ऐसे वो बायर्स को लाती है और इस पैसे से वो वापस किसको पे करेगी? गुड बैंक्स को पे करेगी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने समझ लिया क्या न्यूज आई है बैड बैंक्स की, एक कैसे उनका मर्जर होने वाला है आईडीआरसीएल के साथ। जैसे ही उनका करनाम शेखर जो उनके चेयरमैन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि एनएआरसीएल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके बाद
बाद अगली न्यूज है ट्रेजरी बिल्स की लिक्विडिटी काफी फॉल हो गई है, काफी लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं अब ट्रेजरी बिल में। अगली एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो भी मेरे स्टॉक्स के चाहने वाले हैं जान के रखिए, ये जो स्टॉक्स आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी ऑल टाइम हाई पे हैं, बट क्या ऑल टाइम हाई पे भी हम खरीदेंगे तो हमें गेन होगा? बिल्कुल होगा। ये देखो, बहुत ही बड़े जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमिक टाइम्स के, वो कह रहे हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर इतना परसेंट अभी भी आने वाले 3 महीने में अपसाइड दिख सकता है। आप मेरी माने तो आरईसी का स्टॉक ले सकते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड, जिसमें आने वाले 3 महीने में 12% का रिटर्न आपको दिख सकता है। 244 का अभी स्टॉक है जो ट्रेड कर सकता है 272 तक। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट की बात करूं, सबको पता है जी एंटरटेनमेंट का अभी मर्जर हुआ है सोनी और जी का। इस मर्जर के बाद माना जा रहा है कि 15% का अपसाइड देखा जा सकता है जी एंटरटेनमेंट के शेयर में। वेल्सन कॉर्प की अगर आप बात करो 17% का रिटर्न दिख सकता है। एरिस लाइफ साइंसेज में 14% का रिटर्न दिख सकता है। बट सबसे ज्यादा रिटर्न जो मेरा फेवरेट स्टॉक है इसमें पिरामल फार्मा, जिसके अंदर अभी मार्केट में 99 का शेयर ट्रेड कर रहा है, 127 पे पहुंच सकता है और आने वाले 3 से 6 महीने में 28% का रिटर्न देख सकता है। तो एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो ध्यान रखिए इन स्टॉक्स का। इनमें से अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये स्टॉक्स को एक बार जरूर एनालाइज करिए और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जरूर देखिए। इसके बाद जल्दी से आपको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में समझाता हूं। जिसको भी ये मार्केट ट्रेंड समझ नहीं आते हैं एक बार मेरी स्क्रीन पे देखिए, समझा देता हूं कौन कौन से इंडेक्स की बात होती है। सबसे पहले निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया के इंडेक्स होते हैं जिसमें टॉप 50 और 100 कंपनीज के बारे में बात होती है। इसके बाद एमएससीआई के काफी सारे इंडेक्स होते हैं। एमएससीआई सबसे बड़ी आर्म जो होती है मॉर्गन स्टैनली की, उन्होंने काफी सारे कंट्री वाइज बिगेस्ट लार्ज टू मिड कैप कंपनीज को एक इंडेक्स में लेते हैं। एक क्या करते हैं लोग, एक एक सेक्टर मतलब मान लो कि 50 टू 100 कंपनीज को एक साथ जोड़ते हैं और एक इंडेक्स बना लेते हैं कि ये सारी कंपनीज जो इस इंडेक्स में क्लब हो रही हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडिया का इंडेक्स बोलूं तो 0.08 बढ़ा है। ईएम बोले तो इमर्जिंग मार्केट्स का इंडेक्स बोलूं तो 0.55। ब्रिक जो है, ब्रिक ब्राजील रशिया इंडिया चाइना, इसका स्टॉक आप देखोगे तो 0.55 बढ़ा है। इसके अंदर एमएससीआई ब्रिक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एमएसआई वर्ल्ड की बात करूं तो खाली 0.05 है। वर्ल्ड के अंदर 23 कंपनीज कॉम्पोजिट होती है। निकाई जो होता है जापानीज का स्टॉक है, 0.18% का चेंज देखा गया है। हैंगसेंग चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है 1.95% का चेंज देखा गया है। कॉस्पी जो साउथ कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज है 0.34 और सिंगापुर का जो स्टॉक एक्सचेंज है स्ट्रेट्स टाइम उसमें 0.29%। तो सबसे अच्छा जो स्टॉक्स जो स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रेंड कर रहे हैं वो है निफ्टी, एमएससीआई ब्रिक और हैंगसेंग जो है चाइना का स्टॉक एक्सचेंज। चाइना का स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि अभी आप देखोगे काफी सारे डिपॉजिट्स पे रेट्स कट कर दिए हैं चाइना इकोनॉमी में, क्योंकि कुछ रीसेंट टाइम्स में काफी ग्लोबल बैंक्स ने एग्जिट ले लिया था चाइना से, क्योंकि दे आर थिंकिंग दी चाइना इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड इज बिहाइंड देयर जीडीपी टारगेट। ठीक है, तो आगे की न्यूज समझते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज आ रही है, सॉफ्ट बैंक 1.1% स्टेक बेच सकता है जोमेटो में 940 करोड़, जो एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज हो सकती है जोमेटो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। एनसीडीज इशू कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? एनसीडीज इशू कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो पैसा ले लेते हैं बट उसके बदले में हमें इक्विटी नहीं देनी, वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो उसके बदले में हम उनको सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट करेंगे। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और जीएमआर गोवा एयरपोर्ट एनसीडीज रेस करने वाले हैं। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात करूं तो एक लिस्टेड कंपनी है जिसका अभी स्टॉक प्राइस 1386 है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज कह रहा है कि ये स्टॉक प्राइस 1470 तक जा सकता है आने वाले साल में। तो जो होल्ड करना चाहते हैं एनालिसिस करके कर सकते हैं। थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बता देता हूं कि ये कंपनी जो है क्या करती है, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 1000 करोड़ ये रेस करना चाहते हैं फर्दर लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। इस क्वार्टर की अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। कुछ अच्छे मार्जिन के बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी जो लोन सेक्टर में काम कर रही है। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 65.4% बढ़ चुका है इस क्वार्टर में टू 763 करोड़। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो का कितना परसेंट ये लोन देते हैं, 39.7% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर। 21,814 करोड़ के लोन दे चुके हैं। नेट पोर्टफोलियो शॉर्ट अप हो गया है 151.5%, जो बहुत बड़ा अमाउंट है 348 करोड़ का। इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो एसेट अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो बहुत
काफी तेजी लेवल से गिर चुके हैं टू 8.89% फ्रॉम 3.11%। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण अच्छा बैंक है जिसकी न्यूज निकल के आई है एनसीडीज रेज करने के लिए, जो इस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं मे बी अ गुड न्यूज हो सकती है। इसके बाद आईएल&एफएस की न्यूज आई है कि वो अपना एसेट सेल करना चाहते हैं 300 करोड़ के। एक्रे जो है हमारी एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज यूनियन बैंक वीजा स्टील लोन बाय करना चाहती है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज फार्मा की न्यूज है जो हमने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करी है। इसके बाद जियो की एक न्यूज देखी जा रही है। क्या न्यूज है जियो की? जियो जो है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी हद तक कम करना चाह रहा है। क्यों कम करना चाह रहा है? क्योंकि 60,000 का उसका एक्सपेक्टेड कैपेक्स था जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है यूटिलाइज कर लेगा बाय द एंड ऑफ दिसंबर 23। उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर मेजरली दो कंपोनेंट्स के लिए हो रहा है। एक तो 5G रोल आउट जहां पे उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन किसके साथ है? एयरटेल के साथ है, और जियो भारत फोन जो वो लॉन्च करने वाला है। इन दो के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वंस दीज टू प्रोजेक्ट्स आर डन तो वो अपना कैपेक्स काफी हद तक स्लो करने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है वो आ रही है एयरटेल युगांडा का, जो एक एयरटेल की आर्म है जो $216 मिलियन आईपीओ में लाने वाली है युगांडा स्टॉक एक्सचेंज में। युगांडा स्टॉक एक्सचेंज में जो लार्जेस्ट आईपीओ होने वाला है युगांडा अफ्रीका की युगांडा कंट्री की हिस्ट्री के अंदर 20% स्टेक डाइल्यूशन होने वाला है एयरटेल का आफ्टर दिस आईपीओ। अगला पॉइंट हमारा आ जाते हैं ट्राई के कुछ नॉर्म्स है, रेडियो लाइसेंसिंग नॉर्म्स के ऊपर कुछ उसने न्यूज निकाली है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगला पॉइंट आ जाता है एल्डरली केयर के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा शेल्टर बनाने चाहिए क्योंकि अराउंड 300 मिलियन पॉपुलेशन, अराउंड 30 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की 60 ईयर से अबव होने वाली है बाय 2050। गो फर्स्ट का एयरक्राफ्ट जो है एनसीएलएटी के पास पहुंचा है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो हमारी आ जाती है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है, ऑलरेडी लाई गई है, उसको और ल्यूक्रेटिव बनाया जा रहा है। कैसे ल्यूक्रेटिव बनाया जा रहा है? क्वार्टरली पर्सल किया जा रहा है फिस्कल इंसेंटिव्स का, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग एजेंसीज लाई जा रही हैं, 225,000 की करोड़ की स्कीम का बेटर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। देखो क्या है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव? गवर्नमेंट कहती है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, अगर आप इन स्टेट्स के अंदर जाते हैं और अगर आप अपनी फैक्ट्री वहां पे सेटअप करते हैं तो आप जब अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो आप 100 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो 15% हम आपको माफ कर देंगे, 10% हम आपको माफ कर देंगे। तो इस तरीके की इंसेंटिव की स्कीम लाई गई है, इससे मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज है जहां पे ज्यादा से ज्यादा डिसबर्सल करे जा रहे हैं, बेटर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, जो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक्स के लिए काफी अच्छी न्यूज है, बूस्ट कर सकता है। इसके बाद इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में टाई अप होने वाला है जहां इंडिया मदद करने वाली है न्यूजीलैंड को यूपीआई टेक्नोलॉजी लेने में। इंडिया एक वन मात्र देश जहां पे यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स इतनी ज्यादा है, जहां पे हमने वर्ल्ड में सब कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। तो यूपीआई का काफी अच्छा यूज होने वाला है न्यूजीलैंड जैसी कंट्री आइलैंड के ऊपर, और ये काफी टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेगा इंडिया और न्यूजीलैंड का। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज समझते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का प्रपोजल है कि वो एक फॉरेन कॉल एसेट ले ले। जो जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिया का लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका प्रस्ताव है कि वो 20 to 40% स्टेक ले ले कनाडा बेस्ड टेक रिसोर्सेज मेटलर्जिकल कॉल यूनिट में, जिससे उनकी कॉल इंडस्ट्री के अंदर जो है पकड़ मजबूत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही थी कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दरख्वास्त कर दिया है और बोला है कि आप पहले इसको देखिए एनवायरमेंट और इकोलॉजी पे इसका क्या इंपैक्ट है, उसके बाद हमारे पास आइए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारी जो आ जाती है इसके बाद ज्यादा कुछ न्यूज नहीं है, थोड़ी सी है। चाइना बैंक जो मैंने बताया था अपने रेट्स कट कर रही है, इसकी वजह से इस बार इनका स्टॉक मार्केट पे इंडेक्स भी काफी तेजी से बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद निर्मला सीतारमण जी की न्यूज है। क्या बोला है निर्मला सीतारमण जी ने? कुछ एरिया जो है मैं जल्दी से बताता हूँ क्या टॉक्स हुई है निर्मला सीतारमण जी की। सबसे पहले G20 समिट के बारे में बात करी गई है। निर्मला सीतारमण जी से पूछा कि आप G20 पे क्या एरियाज के बारे में बात करेंगे, तो 4 सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर G20 पे फोकस रखा जाएगा। पहला होगा डेट डिस्ट्रेस, जो भी कंपनीज सेक्टर्स बैंक्स के ऊपर डेट है उनको कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, रिफॉर्म्स लाए जाए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स में बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट्स ग्लोबली एक बहुत ही हीटेड टॉपिक है, इसके ऊपर एक ढंग से ओवरऑल लेवल पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया जाए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाए।
निर्मला सीतारमन जी से पूछा गया कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन आने वाली क्वार्टर की, तो उन्होंने बोला फेस्टिव सीजन है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि डिमांड काफी हाई होने वाली है और क्वार्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है कमिंग क्वार्टर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज उनसे पूछी गई इन्फ्लेशन के बारे में कि काफी कमोडिटीज पे इन्फ्लेशन फेस हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है। तो निर्मला सीतारमन ने कहा कि ब्रॉड बास्केट इन्फ्लेशन के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, बास्केट बेस्ड इन्फ्लेशन क्या होती है कि मेथड होता है जिसमें ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक बास्केट में अलग अलग कमोडिटीज को रख दिया जाता है, एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, अलग अलग कमोडिटीज, और फिर इन्फ्लेशन देखा जाता है। तो उनका कहना है कि कुछ कमोडिटीज में ही इन्फ्लेशन फेस करी जा रही है एंड दैट इज ड्यू टू दी एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ कमोडिटीज के प्राइसेस अप और डिक्रीज हो रहे हैं, बट ओवरऑल लेवल पे बास्केट जो है इन्फ्लेशन की दैट इज स्टेडी एंड इज परफॉर्मिंग वेल। मॉनसून एक बहुत बड़ा कारण है इन्फ्लेशन का, बट इट इज स्टिक टू सम कमोडिटीज ओनली विच आर पेरिशेबल गुड्स एंड वेजिटेबल्स। इसके बाद उनसे पूछा गया कि इंटरेस्ट रेट्स पे आपका क्या कहना है कि जो हमारी इंटरेस्ट रेट्स हैं यूएस में काफी कट हो रहे हैं, कि क्या आपका कहना है। तो वो कह रहे हैं कि यूएस मार्केट अभी अफेक्टेड रहेगी बट इंडिया में उसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा। हिंडन बैंक रिपोर्ट का क्या कहना है जो इंडिया की स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है। तो उनका कहना है कि हिंडन बैंक की रिपोर्ट जो है ये शॉर्ट सेलिंग को बढ़ावा देती है, जहां पे एक ये नेगेटिव न्यूज लाते हैं जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक कम होता है, जहां पे ये लोग अपने स्टॉक्स खरीद लेते हैं और जब वापस से बढ़ता है तो बेच देते हैं। तो ये खुद के प्रॉफिट के लिए ऐसी न्यूज लाते हैं, ठीक है। इसके बाद टैक्स बेस की अगर बात करें तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 6 करोड़ की लोग आईटी फाइल करते हैं। वाइडर टैक्स बेस करने का प्रस्ताव है निर्मला सीतारमन के लिए, निर्मला सीतारमन जी से, और इसके लिए नई नई पॉलिसीज लाई भी जाने वाली हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स ही कवर करे गए हैं। डिक्लाइन इन एफडीआई के बारे में बात हो रही है, डिक्रीज इन गुड एक्सपोर्ट्स के बारे में बात हुई है, जो उन्होंने बोला है कि एंटी डंपिंग पॉलिसीज पहले भी थी अब भी हुई है ड्यू टू, ठीक है ना, एंटी डंपिंग पॉलिसीज का यूज किया गया है लाइसेंसिंग इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप पे, इसीलिए लाई गई है ताकि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है आगे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है P2B लेंडिंग के बारे में आ रही है। नॉट सो इंपॉर्टेंट न्यूज, P2B लेंडिंग को ध्यान रखते हुए ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि सेम बोरोवर्स और सेम बोरोवर्स दो एजेंसी से लोन तो नहीं ले रहा है, क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन की वजह से और ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के चक्कर में सेम बोरोवर को अलग अलग जगह से लोन दिया जाता है, जहां पे पैरिटी मेंटेन नहीं हो रही है, सही डेटाबेस मेंटेन नहीं हो रहा है और एनपीएस के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं। चंद्रयान 3 की बात हमने कर ली है कि सल्फर की प्रेजेंस वहां पे मिली है, जिसकी वजह से काफी एक अच्छा सफल हो चुका है चंद्रयान 3 का मिशन। और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे और एलिमेंट हैं जो वहां पे मिल सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी आ जाती है, आईटी सर्विसेज की जो ग्रोथ है वो हाफ होने वाली है 3 to 5%। तो आईटी सेक्टर्स में जो भी स्टॉक्स हैं, बहुत नेगेटिव न्यूज है। एप्पल का मेगा इवेंट आने वाला है सितंबर 12 को, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा आर्म के जो वीसी के यूनिट के हेड हैं शाह, उनका कहना है कि उन्होंने क्विट किया है ताकि वो अपना एक खुद का वेंचर स्टार्ट कर पाए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे यहाँ पे आ जाती है वो है मारुति जो अपना कह रहा है कि 45,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई भी मारुति का स्टॉक लेना चाहते हैं, एक अच्छी न्यूज होने वाली है आने वाले समय के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारी आ जाती है डिज्नी हॉटस्टार। एक बार समझाता हूं कैसे डिज्नी हॉटस्टार परफॉर्म करता है। डिज्नी हॉटस्टार जो है अपना एक नया इवेंट लाने वाला है, एशिया कप आने वाला है, सबको पता है सितंबर 2 को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो यहाँ पे एड जनरेटिंग रेवेन्यू कमाने के लिए डिज्नी हॉटस्टार को काफी डिफिकल्टी फेस करी जा रही है। क्यों? डिज्नी हॉटस्टार का टारगेट था कि वो 500 to 600 करोड़ कमा लेंगे फ्रॉम सेलिंग एडवर्टाइजमेंट्स ऑन बोथ द टीवी एंड द डिजिटल एप्स। लेकिन बहुत बड़ा इशू हो गया क्योंकि सीधा ही वर्ल्ड कप आने वाला है, तो एडवर्टाइजर्स डिज्नी हॉटस्टार को पैसा देना नहीं चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए जो ब्रॉडकास्ट होने वाली है ड्यूरिंग द एशिया कप। और इसका मेन रूप से रीजन है एक तो वर्ल्ड कप और दूसरा बहुत ज्यादातर गेमिंग कंपनी जो थी वही एडवर्टाइजिंग करती थी, जैसे कि ड्रीम 11 हो गया, मेक माई टीम हो गया, बहुत सारी हो गई। तो ऐसी जो एप्स हैं जैसे रमी सर्कल हो गया, ये कंपनी जो है 28% जीएसटी आने के बाद बहुत वाइडली अफेक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इनका एड स्पेंड काफी डिक्रीज हो गया है। तो अभी जो है एक हमें न्यूज़पेपर में बताया गया है कि कंपनी 3 से 4 लाख रुपए चार्ज कर दी है पर 10 सेकेंड फॉर टीवी एड्स, और अभी तक वो सिर्फ 30 to 40% इन्वेंट्री ही बेच पाई है। तो यहां हमारी इकोनॉमिक टाइम्स के मेन चीजें कवर हो चुकी हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल लेके इंडिया को काफी
बिग स्केल पे प्राउड फील करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज जो हमारी आ जाएगी ऋषभ इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो एक आईपीओ होने वाला है, जो मैं आपको जरूर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ऐसी ही न्यूज के लिए। थैंक्स एवरीवन।